हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सूरज अमीरो सेठ स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। और आज हम दमदार टॉपिक पार्ट 4 एनआईएस स्पेशल क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम का अध्याय 8 अम्ल क्षार लवण का पार्ट 4 जो बचा हुआ है हिस्सा वो करेंगे। तो बहुत ही दमदार टॉपिक है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं लवण के बारे में। लवण लवण बनता कैसे है मैंने आपको सिखाया था। अम्ल और क्षार के रिएक्शन से लवण का निर्माण होता है। कई तरह के लवण होते हैं, बहुत तरह के लवण हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया गया है उन लवणों की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आपके जो टेक्स्ट बुक सिलेबस में दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे बेकिंग सोडा के बारे में। सबसे पहले बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, 3 लवणों का जिक्र किया गया है आपके सिलेबस में। आइए ज़्यादा समय ना गवाते हुए फटाफट तीनों के बारे में जानते हैं। हम सीखेंगे इनका सामान्य नाम क्या है, इनका रासायनिक सूत्र क्या है और इनका रासायनिक नाम क्या है। हर किसी का घर का घरेलू नाम होता है, स्कूल का नाम होता है और अपना एक प्रोफेशन होता है। उसी तरीके से सामान्य नाम है बेकिंग सोडा और रासायनिक सूत्र है NaHCO3, यानी इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से इसको जानेंगे। तो अगर इसको आपको बनाना है NaHCO3 को, यानी कि आपको बनाना है बेकिंग सोडा को, कैसे बनाएंगे आप बेकिंग सोडा को? कच्ची सामग्री क्या चाहिए आपको? कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए CaCO3, जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं। आपको नमकीन विलयन चाहिए, सांद्र NaCl विलयन, यानी जिसमें NaCl घुला हुआ हो, नमकीन होता है, नमक होता है वो NaCl। और आपको अमोनिया NH3 चाहिए। ये 3 चीज, H2O भी चाहिए, बट H2O लिखने वाली बात नहीं, H2O तो भरपूर हमारे पास होता है। तो ये 3 चीजें आपको चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर चाहिए, आपको सांद्र NaCl विलयन चाहिए और आपको अमोनिया चाहिए। आइए बात करते हैं इसका निर्माण कैसे होगा। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होगा। देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है अनबुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं और CaOH के होल ट्वाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? अनबुझा चूना कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी कहीं होगा, ये आपके लिए मैंने नोट्स बनाया है इस तरीके से, ताकि नोट्स आपको पूरी तरीके से क्लियर हो सके। देखिए मैं इसको समझाता हूं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सोलवे प्रक्रिया। सबसे पहला जो रासायनिक समीकरण आपके सामने आता है वो आता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर आपने लिया है उसको आप जब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आपको जब हीट वगैरह करेंगे तो ये टूटेगा किसमें? CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा जो रासायनिक समीकरण आपके सामने आएगा वो आएगा NaCl प्लस CO2 प्लस NH3 प्लस H2O, यानी 4 चीज़ें हैं। NaCl जो आपने लिया था यहाँ से NaCl, अब देखिए CaCO3 से 2 चीज़ें मिली है, CaO और CO2, तो यहाँ से हम ले लेंगे CO2 को और फिर NH3 जो ये था ये ले लेंगे और H2O ले लेंगे, तो ये बन जाएगा NaHCO3 और NH4Cl। तो NaCO3 इसका निर्माण हो गया, यानी कि आप देखेंगे बेकिंग सोडा का निर्माण हो चुका है। साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बना है और जब आप इस NaCO3 को हीट करेंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये जो आप Na2CO3 देख रहे हैं ये एक्चुअली में फार्मूला होता है धावन सोडा का। धावन सोडा का मतलब होता है धोने का सोडा, यानी कि Na2CO3 में अगर 10 अणु पानी के मिला दिया जाए तो उसको धावन सोडा कहेंगे। ये पूरी सॉल्वे प्रक्रिया है जिसको मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। इसको आप बड़े बेहतरीन तरीके से समझिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने के लिए, क्योंकि इनमें सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। एक्चुअली ये प्रक्रिया बेकिंग सोडा का नहीं है, ये प्रक्रिया है धावन सोडा का। मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रक्रिया सॉल्वे प्रक्रिया जो है ये बेकिंग सोडा के लिए नहीं होता है, होता है धावन सोडा के लिए। लेकिन बीच में ये बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया से 2 लवणों का निर्माण होता है, एक तो आपका बेकिंग सोडा भी हो जाता है और दूसरा जो है धावन सोडा भी होता है। सो आइए अंडरस्टैंड करते हैं क्या है सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे का क्या प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप फोकस कीजिए सबसे पहले इस चीज को, यह है अमोनियम ब्राइन। अमोनियम ब्राइन कैसे बनाया हमने? तो यहाँ से दिया हमने अमोनिया, जैसे मैं स्टेप समझाऊंगा वैसे ही आपको समझना है। यहाँ से हमने दिया अमोनिया और यहाँ से दिया ब्राइन NaClH2O। ब्राइन का मतलब उसमें घुला हुआ होता है वो, तो इसको ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन NaClH2O और NH3 NaCl और H2O, इतनी चीजें यहाँ पर हमने दिया तो ये बन गया अमोनियम ब्राइन। ठीक, तो अमोनियम ब्राइन बन गया। और आगे हम समझते हैं अमोनियम ब्राइन से। स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं,
स्टार्टिंग जो है हम यहाँ से करते हैं, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा चूना पत्थर है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम चूना किलन भी कहते हैं। इसको हमने क्या किया, रासायनिक समीकरण से कन्वर्ट किया CaO और CO2 में, जो यहाँ पर मैंने ये रासायनिक समीकरण लिखा है, तो ये बदल गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप ध्यान से देखिए, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम नीचे देंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी H2O लेंगे, H2O की कमी तो है नहीं, तो जब यहाँ H2O हम लेंगे तो इसका निर्माण हो जाएगा CaO प्लस H2O का CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर देखिए CaO तो नीचे आ गया, बाकी बच गया कौन सा CO2, तो इस CO2 को अगले वाले स्टेप में हम भेजेंगे, हम वो भी क्लियर करेंगे अगले वाला स्टेप है क्या, एक्चुअली अगले वाले स्टेप में भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर बन गया आपका CaOH का होल ट्वाइस। अब आते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अमोनियम ब्राइन में एक्चुअली में क्या है, ये कार्बोनेटिंग टावर है। कार्बोनेटिंग टावर में ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे तो क्या आने वाला है, NaCl आने वाला है, और क्या आने वाला है, H2O आने वाला है, उधर से NH3 आ गया और इधर से CO2 दे दिया, ये आ गया ना आपका NaCl, CO2, NH3 और H2O, तो ये हो गया कार्बोनेटिंग टावर। अब इसमें हम क्या करते हैं, कार्बोनेटिंग टावर में हम यहाँ एक फिल्टर लगा देते हैं। यहाँ फिल्टर क्यों लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं किस चीज़ के लिए, NH4Cl के लिए, ताकि NH4Cl हमारा क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। अमोनियम क्लोराइड को हम फिल्टर कर देते हैं और बाकी जो बच जाता है कौन सा आपका NaHCO3, ये जो है उसको उष्मा देके हीट कर देते हैं। जब उसको उष्मा देके हीट करेंगे तो देखिए ऐसा ब्रेक होगा, NaHCO3 हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो ये क्या बन गया, NaHCO3, Na2CO3, H2O और CO2। ये CO2 को वापस हमने अरेंज करके इसी में भेज दिया, कार्बोनेटिंग टावर में ही भेज दिया, क्योंकि वहां पर ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, वहीं पर इस्तेमाल है। अब यहाँ क्या बच गया आपका, Na2CO3 और H2O। अब आप कहेंगे सर ये जो Na2CO3 है, जिसको आप धावन सोडा कहते हैं, मतलब धावन सोडा का मतलब ये हो गया, अभी सोडा एस के नाम से इसको जानेंगे, पाउडर फॉर्म में है ये, लेकिन जब H2O है तो क्या घुलेगा, ये तो नहीं घुलेगा। Na2CO3 क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है और ये जल्दी घुलता नहीं है वाटर में, इसलिए आप इसके निश्चिंत रहिए, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ तक हम रुक गए। अब आप देखिए यहाँ से जो फिल्टर होकर NH4Cl आया, जो CaOH का होल ट्वाइस बना, इसको हमने भेज दिया अमोनिया प्राप्त टावर में। क्यों, क्योंकि जब CaOH का होल ट्वाइस और NH4Cl मिलेगा तो वापस अमोनिया बनेगा और उस अमोनिया को वापस यहाँ भेज देंगे। यानी एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें एक बार चालू हो गया तो अगर मुझे अमोनिया चाहिए तो इन्हीं में से मिलाकर अमोनिया भी बनेगा, फिर इन्हीं में से कार्बोनेटिक टावर भी होगा और ये जो है यहाँ पर बनता जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से क्या निकल रहा है, ये रिजल्ट क्या आपका, देखिए ये रिजल्ट है आपका, ये आपका रिजल्ट है, सबसे आखिरी में रिजल्ट है ना ये, क्योंकि हमें ये चाहिए Na2CO3 और ये है क्या, धावन सोडा का है, क्योंकि Na2CO3 में यदि 10 मॉलिक्यूल H2O का ले लेंगे तो ये बन जाएगा धावन सोडा बन जाएगा। लेकिन बीच में क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर NaCO, अगर यही इसी स्टेप तक हम रुक जाएं, अगर इस स्टेप तक, तो आप देखेंगे कि हमारा जो है बेकिंग सोडा भी बन चुका है। तो इस तरीके से यहाँ रिएक्शन हम नहीं देखा था, हमने देख लेते हैं अमोनिया प्राप्त टावर में जब इधर से CaOH का होल ट्वाइस गया था और यहाँ फिल्टर होकर NH4Cl गया था, तो क्या प्रोडक्ट बना, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3। तो यहाँ पर CaCl2 का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इसको साइड में बाई प्रोडक्ट में डाल देते हैं, उसको साइड हटा देते हैं, उसका कोई इस्तेमाल है नहीं। तो ओवरऑल इन सारे प्रक्रियाओं में हमने एक चीज देखा, शुरुआत हमने चूना पत्थर से किया, इससे हमने CaO CO2 बनाया, CO2 को हमने कार्बोनेटिंग टावर में डाल दिया, CaO को H2O के साथ अभिक्रिया करके वापस अमोनिया का निर्माण में काम कर रहा है। कार्बोनेटिंग टावर में जो आपका NH4Cl उसको फिल्टर कर दिया, साथ रिएक्ट करके अमोनिया का निर्माण कर सके। और ये जो मेन लाइन आपको दिख रहा है, इसी में आप देखेंगे कि ये जो NaSCO3 बना है, इसी को वापस अगर हम हीट कर देते हैं तो धावन सोडा बन जाता है। तो इस तरीके से एक साथ हमने किसकी चीज़ बात बता रहे हैं, एक साथ दो लवणों के बारे में सीखा, एक तो बेकिंग सोडा, दूसरा धावन सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaSCO3 है, लेकिन धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ये जो है फॉर्मूला हो जाएगा धावन सोडा का।
तो आइए इनके बारे में हमने तो प्रक्रिया सारी सीख ही लिया है, अब हम ये सीख लेते हैं कि इनका क्या क्या उपयोग है और कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सबसे पहला मैं बताना चाहता हूँ, जो बेकिंग सोडा है उसका सबसे बड़ा उपयोग बताना चाहता हूँ। किचन में, घरों में इसका उपयोग होता है या बेकरी वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए होता क्या, आपने देखा होगा केक वगैरह को, पाव रोटी को देखा होगा, वो फूले हुए होते हैं, लेकिन घर में जब बनाते पिचक जाते हैं वो। तो फूले हुए क्यों होते हैं, इसका पीछे कारण है। कारण क्या है कि जो NaSCO3 है, इसको बेकिंग सोडा जब हम डालते हैं यहाँ पर, तो बेकिंग सोडा, अब हम बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा गर्म करने पर क्या बनता है, Na2CO3, H2O और CO2 का निर्माण होता है। तो अगर मैं रिएक्शन को यहाँ पर समझाऊं, आपको दिखाऊं, यहाँ पर चलिए जरा मिटाने वाला लाना, वहाँ पर मिटाने वाला, तो ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ देखिए, यहाँ मैं रफ करके दिखाता हूँ आपको कि जब बेकरी में पाव रोटी वगैरह होता है उसमें क्या होता है एक्चुअली में, समझिए इसको। कब देखिए, जो ये मान के चलिए कि ये लेयर में लेता हूं, इस तरह से मान लीजिए एक स्टेप हम लेते हैं, तो क्या है, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होल होता है, होल होता है कि नहीं होता है, आपने देखा होगा ऐसे छिद्र होते हैं बने हुए। ये मान चलिए मैं पाव रोटी ले रहा हूं, इस तरह से पाव रोटी ले रहा हूं, छिद्र होता है इनमें, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लेते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में क्या क्या मिला होता है, बेकिंग पाउडर में मिला होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक अम्ल। बेकिंग सोडा मिला होता है और मिला होता है टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल मिलाने का कारण बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहां पर जो CO2 क्या करता है मैं बता रहा हूं, CO2 क्या करता है और एसिड क्यों लिया भी बताता हूं मैं आपको। देखिए मेन काम CO2 का है, ये CO2 इनके छिद्रों में चला जाता है, ये CO2 इनके छिद्रों में चला जाता है और इनको क्या करता है, फुला देता है। तो भाई हमको CO2 चाहिए था, लेकिन साथ में ये क्या, Na2CO3 का भी निर्माण हो गया, यानी साथ में जो है धावन सोडा भी बन गया। तो जब साथ में धावन सोडा बन गया और ये होता है क्षारीय प्रवृत्ति का, इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होता है, तो फिर तो ब्रेड वगैरह या केक खाने में कड़वा लगेगा ना। तो ये जो Na2CO3 आपको दिख रहा है, ये कैसा नेचर है, क्षारीय प्रकृति का है। अब हम जानते हैं कि क्षार के प्रभाव को केवल अम्ल ही नष्ट कर सकता है, इसीलिए हम बेकिंग सोडा के साथ में हमने टार्टेरिक अम्ल लिया था और जब हमने इसका एक नया नाम दे दिया था बेकिंग पाउडर। यानी जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें बेकिंग सोडा के साथ में टार्टेरिक अम्ल मिला होता है, और वो अम्ल इसलिए दिया जाता है कि जब बेकिंग सोडा गर्म होगा और गर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा और वो खाने के वाली ब्रेड या कोई भी केक के सामान को कड़वा कर देगा। इसीलिए टार्टेरिक अम्ल दिया जाता है कि ये वाला क्षार, ये वाला अम्ल और ये वाला क्षार रिएक्शन करके एक दूसरे के इफेक्ट को, प्रभाव को खत्म कर दे और हमारा काम CO2 से वो काम हमारा चल जाएगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया कि किस तरीके से जो है किचन में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। दूसरा, दवाइयों में एक मृदुल और गैर संक्षारक क्षार होने के नाते बेकिंग सोडा दवाओं में प्रयोग किया जाता है। देखिए दवाओं में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका जो नेचर होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, समझिएगा। और क्षारीय प्रकृति का मतलब है कई बार पेट में जो है बहुत ज़्यादा अम्ल बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैंने आपको बताया था HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अगर बेकिंग सोडा ले लिया जाए यहाँ पर खाने पीने के साथ में, तो अंदर जो अम्ल आपका बनता है उससे आपके पेट में बहुत राहत मिलता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
सोडा अम्ल को आग बुझाने में भी इसका काम आता है, हालांकि डिटेल नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बस अग्निशामक यंत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया था कौन सा, धावन सोडा, तो यही धावन सोडा है जिसका फार्मूला है Na2CO3 × 10H2O। इसका सामान्य नाम हो गया आपका धावन सोडा, रासायनिक सूत्र हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या बोलेंगे इसको, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलेंगे। डेकाहाइड्रेट के नाम से जानेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मैं कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखिए मैंने बोला तो बहुत बड़ा नहीं, बस कुछ लवण के बारे में छूटा है। सामान्य नाम जो है इसका वो है धावन सोडा, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3 × 10H2O, और इसका जो रासायनिक नाम है तो इसी को आप लिख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इस नाम से इसको जानते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका जो है कहाँ कहाँ उपयोग है। तो यह कास्टिक सोडा, कांच, साबुन पाउडर, जो साबुन देखते हैं, साबुन का पाउडर देखते हैं, बोरेक्स, कागज उद्योग के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और घरेलू सफाई में जनरली जैसे धोते हैं वो धावन सोडा, धोने का सोडा हो गया, उसमें काम में आता है। तो इस तरीके से हमने जो है ये दो लवण के बारे में सीखा, एक बेकिंग सोडा और एक धावन सोडा। एक और बच रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और इसी के साथ अपना चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। वो तो मैंने लास्ट पार्ट में ही बोला था कि बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं बच रहा है, थोड़ा बहुत बच रहा है, और वही मैं बता के उसको पूरा कर दूंगा। तो आइए इसको पूरा कर देते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप कहेंगे पेरिस घुमाएंगे क्या? हाँ जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है, सामान्य नाम है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है इसका सामान्य नाम। और इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 12H2O। ये कैसा है जी? और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। हिंदी में और क्या है आगे, H2O का क्या नाम दिया इन्होंने? इन्होंने नाम दिया है हेमी हाइड्रेट। तो इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, निर्माण कैसे होता है? तो जिप्सम से निर्माण होता है। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। आप कहेंगे सर जिप्सम क्या होता है? मैं बताता हूं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल होता है। जब इसको हीट यानी ट्रायंगल हीट गर्म करते हैं तो ये बन जाता है CaSO4 × 12H2O, और इधर बन गया 3/2H2O प्लस 3/2H2O, आधा हो गया, वैसे भी 3/2H2 अलग हो गया। अच्छा, यहाँ जो गर्म करना है आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करना है, मतलब 373 केल्विन तक। रीजन क्या है कि अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ आपको दिख रहा है ये वाला हट जाएगा, तो केवल बच जाएगा CaSO4, और फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। ये होता क्या है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा हड्डी वड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर लोग जो है उसको लाके उसमें पानी मिलाता है, ये जिप्सम, इसका इस्तेमाल, जिप्सम का इस्तेमाल होता है, जिप्सम का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर फॉर्म में होता है, तो पाउडर को लाता है, उसको पानी में मिलाता है, लेई की तरह हो जाता है, उसको फिर लगाता है। तो देखिएगा कि वापस यदि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये पानी मिला देंगे तो वापस जिप्सम बन जाएगा नहीं बन जाएगा?
बन जाएगा ना। तो इसका निर्माण, हड्डी टूट गया तो बाद में सूख जाता है, सूखने के बाद वो हार्ड हो जाता है, तो नहीं हड्डी को सेट कर देता है। यहाँ पर हड्डी ऐसे कनेक्ट है ना, तो ऐसे कनेक्ट रहता है ऐसे करके हड्डी, तो थोड़ी देर में आपस कुछ दिन रहता है, तो कुछ दिनों में आपस में टिश्यूज वगैरह कनेक्ट, ऊतक वगैरह आपस में बन जाते हैं शरीर में, वो ठीक हो जाता है फिर। तो इसीलिए इसका निर्माण मूर्ति वगैरह बनाने में होगा। मूर्ति लोग, शिल्पकार लोग करते हैं, हड्डी को जोड़ने में इसका काम होता है। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी मैंने बता दिया है। और खिलौने वगैरह, मूर्ति वगैरह बनाने में, छत की दीवार में डिजाइन वगैरह देने के लिए इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और चिकित्सा में बता दिया, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, चौक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आपने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हो गया। एक और आपके साथ पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर, मैं बता देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर एक लास्ट बच रहा है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पर होता है? आपने देखा होगा पेशाब घरों में, या फिर जहाँ भी ज़्यादा नाली वाली होता है, तो उसको ब्लीचिंग पाउडर, अजीब सी एक स्मेल आती है, उसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है एक्चुअली उसमें क्लोरीन गैस होता है, और वो क्लोरीन गैस की वजह से ही जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो आइए एक बार ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको लगे कि बहुत हार्ड है। तो हम बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो इसका जो सामान्य नाम हो गया, वो हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। ऐसे ही आपको याद भी रखना है, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम हो गया। इसका निर्माण कैसे होता है? तो आपके बुक में जो है कुछ चीज़ें दी गई है। इसको बनाने के लिए आपको दो मटेरियल चाहिए। एक तो चाहिए बुझा चूना, यानी CaOH का होल ट्वाइस चाहिए, और एक आपको चाहिए क्लोरीन गैस चाहिए। आपको क्लोरीन गैस चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, अनबुझा चूना और बुझा चूना में क्या फ़र्क होता है, वरना आपको फिर कन्फ्यूजन होता रहेगा। यहाँ पहले लिख देता हूँ मैं नोट में। देखिए, एक होता है बुझा चूना और एक होता है अनबुझा चूना। आप मुझे एक फॉर्मूला छोड़िए, आप मुझे बताइए, कोई चूना है, बुझ गया, बुझा दिए मतलब पानी मिला दिए, तो उसको बोलते हैं बुझा चूना। और एक होता है अनबुझा चूना। तो जो चौक आप देखते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो होता है, जो जिसको हम पानी में घोलते हैं, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा चूना। और एक होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ये हुआ अनबुझा चूना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? पत्थर हो गया, टुकड़ा हो गया, ये हो गया, जिसको आप खरीद के लाते हैं। पहले के लोग चौक में खरीदते थे, किलो के भाव से खरीदते थे, और उसको लिखने का काम आता था। अभी घर में पुताई वगैरह होता है तो उसको खरीद के लाते हैं, पानी में डाल देते हैं, खूब तेज सारा बुलबुला और हीट निकलना शुरू हो जाता है। तो जब तक हम नहीं डालते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो होता है अनबुझा, अभी बुझा ही नहीं है वो। लेकिन कब बुझ जाएगा? जब उस पर H2O मिला देंगे। तो H2O मिला देंगे, देखिए कैल्शियम Ca है और O है, साथ में एक H2O, आप देखिए इस H2O को जरा देखिए, इस H2O को मिला देंगे तो H भी आ जाएगा, O भी आ जाएगा, इसलिए होल करके 2 दे देते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो लिखा है ये CaO के लिए दिया गया, अनबुझा चूना। लेकिन ये CaOH का होल ट्वाइस बन गया बुझा चूना। क्लियर यहाँ कर दिया मैंने कि बुझा चूना जो होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, और जो अनबुझा चूना होता है वो CaO होता है। और सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक सूत्र CaOCl2, रासायनिक नाम इसका हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसको जो सामग्री है, सामग्री में हमें क्या चाहिए? सामग्री में चाहिए बुझा हुआ चूना चाहिए, अनबुझा चूना नहीं चाहिए इसमें। तो बुझा चूना का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि बुझा चूना कैसे बनता है। जब अनबुझा चूना के साथ नहीं, पत्थर जो होता है उसको पानी में मिला दिया तो बन गया बुझा चूना। तो आपको ये चाहिए, साथ में आपको क्लोरीन गैस चाहिए, दूसरा आपको चाहिए क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस Cl2 चाहिए।
ये दो मटेरियल आपके पास होना चाहिए किसको बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका जो एक स्क्रीन पे फोटो अभी थोड़ी देर में आएगा जिसमें एक सेटअप तैयार किया गया है। उस सेटअप में साइड से ऊपर से अनबुझा चूना को डालते हैं और एक ऐसा सिस्टम दिया गया है कि नीचे क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके वो विरंजक चूर्ण का निर्माण कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर कहिए या विरंजक चूर्ण कहिए, एक ही नाम है, इंग्लिश और हिंदी का फ़र्क हो जाता है। मैं लिख देता हूँ विरंजक चूर्ण, कहीं ऐसा ना हो आपको कन्फ्यूजन हो जाए। ब्लीचिंग पाउडर कहिए, विरंजक चूर्ण कहिए, ये विरंजक चूर्ण हो गया आपका, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, अब ये आपको देखिए स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है, साइड से वहां पर डाला गया है, क्या डाला गया, बुझा चूना। उसके नीचे साइड में देखिएगा क्लोरीन गैस भी है, तो वो जो क्लोरीन गैस है उसका रिएक्शन करके नीचे में जो है विरंजक चूर्ण नीचे गिर गया, इसका निर्माण हो गया। फार्मूला अगर बनाएंगे तो ऐसे ही फार्मूला बनेगा, देखिए कैसा फार्मूला बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 मिला रहा है ना हम लोग, तो मिलाने के बाद क्या फार्मूला बनेगा, ये बनेगा CaOCl2 बनेगा और साथ में H2O बनेगा। भैया H2O का तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये हमारा मेन था बनना, ये हमारा बन गया मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी के बनाने के लिए आपका हो गया। तो हमने कितने लवण के बारे में सीखा, हमने बेकिंग पाउडर के बारे में सीखा, धावन सोडा के बारे में सीखा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखा और लास्ट में ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण के बारे में देखा। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के विरंजन के लिए होता है, कागज उद्योग में लकड़ी को लुगदी को विरंजन के लिए होता है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए होता है, ऊन सिकुड़ता नहीं है इसको यूज करने से, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए कीटाणुनाशी व रोगाणुनाशी की तरह प्रयुक्त होता है। बड़े बड़े शहरों में से दिल्ली एनसीआर में भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के घर में जो वाटर सप्लाई आता है उसमें स्वाद अजीब सा होता है, तो उसमें क्या मिला होता है, विरंजक चूर्ण मिला देता है जी। बड़ी बड़ी टंकी होती है, गंदगी ना हो पानी में, इसलिए विरंजक चूर्ण को मिला देते हैं, तो कई बार स्वाद ऐसा आ जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए होता है, क्लोरोफॉर्म ऐसा होता है आपने फिल्मों में देखा होगा, एक रुमाल निकालता है और रुमाल निकालने के बाद उसमें ऐसे डालता है और उसके बाद किसी के भी नाक के पास लगा दे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कॉमेडी सीन में आपने अक्सर देखा होगा कि जिसको क्लोरोफॉर्म सुंघाना होता है वो नहीं मिलता है, तो थक हार कर खुद ही उस रुमाल को पसीना पोंछने के लिए इस्तेमाल करता है, खुद ही वो गिर जाता है। तो ऐसे करके आपने बहुत सारी मूवीज, दे ददादन हो गया, बहुत सारी कॉमेडी मूवीज है उसमें आपने देखा होगा। तो ये क्लोरोफॉर्म में होता है, साथ में रासायनिक उद्योग में एक ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऑक्सीकरण अभिकर्मक का मतलब होता है कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा समझिएगा। ऑक्सीकरण अभिकर्मक हो गया, तो ऑक्सीकरण अभिकर्मक का मतलब हो गया कि यहाँ ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, जब ये ऑक्सीजन किसी को देगा, जब ये ऑक्सीजन अपना किसी को देगा तो उसके पास क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो ये कैसा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिकर्मक बोलेंगे, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो इस तरीके से ये ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी होगा। तो आइए 2 मिनट में समराइज कर लेते हैं। हमने 4 लवण के बारे में सीखा। पहला था बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का जो आपका रासायनिक सूत्र था वो था NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण जो हमने किया था वो सोलवे प्रक्रिया से किया था। उसके लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए था, उसके लिए अमोनिया आपको चाहिए था, उसके लिए आपको और क्या रॉ मटेरियल चाहिए था, आपको NaCl चाहिए था, क्योंकि बिना NaCl के होगा नहीं, NaCl चाहिए था, और चूना पत्थर, यानी चूना पत्थर, NH3 और NaCl का विलयन, नमकीन विलयन, ये 3 चीज हमने लिया था। सॉल्वे प्रक्रिया से हमने यहाँ पर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर दिया था। दूसरा हमने बताया था आपको, सोलवे प्रक्रिया जो है धावन सोडा के लिए होता है, लेकिन मध्य में बीच में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम NaHCO3 को गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान जो है जो आपका प्रतिफल उत्पाद बनता है वो बनता है Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 का निर्माण होता है। इसीलिए बेकिंग पाउडर को बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है इससे पावरोटी या केक फूला फूला सा दिखाई दे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो Na2CO3 का निर्माण होता है, जो धावन सोडा का भी फार्मूला है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसीलिए हम बेकिंग सोडा के साथ में अम्ल मिला देते हैं ताकि वो अम्ल Na2CO3 क्षार के प्रभाव को नष्ट कर दे। और एक पैकेट पे नाम लिख देते हैं बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग पाउडर का मतलब हो गया बेकिंग सोडा भी है और अम्ल भी मिला हुआ है। धावन सोडा की बात करते हैं। धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है, जो Na2CO3 उसमें अगर 10 अणु ले लेते हैं पानी का तो फार्मूला बन जाता है Na2CO3 × 10H2O। तो ये फार्मूला धावन सोडा का बन जाता है। और इसका उपयोग आप जानते हैं धोने वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है।
हम धोते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, इसमें इस्तेमाल होता है। बाकी मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। मैंने आपको बताया किस तरह से हड्डी जोड़ने के लिए, मूर्तियों को बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, मैंने CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से उसको जानते हैं। और ये कहाँ से बनता है? जिप्सम से बनता है। और जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को जब गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो 3/2 यानी आधा, हाफ H2O जो होता है वो 3/2 H2O साइड हो जाता है। 3/2 H2O साइड होता है तो क्या बच जाता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, और वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, वापस हम कह सकते हैं ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो अपना गुण खो देगा। अपना गुण इसलिए खो देगा कि वो फिर उसमें पानी मिलाएंगे तो भी वो हार्ड नहीं बनेगा, नहीं जिप्सम वापस नहीं बन पाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है? जहाँ हड्डी बड्डी टूट गया है वहाँ पर उद्देश्य होता है उसको जोड़ने के लिए। लास्ट बची है विरंजक चूर्ण, जो पानी वानी साफ करने में आता है, कीटाणु को मारने काम में आता है, ऊन को ढीला होता है उसको टाइट हार्ड सा कठोर बनाने के लिए काम में आता है। तो इस तरीके का विरंजक चूर्ण का फार्मूला जो होता है CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसके लिए आपको चाहिए बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस, और क्लोरीन गैस चाहिए Cl2 चाहिए। इन दोनों को मिलाते हैं तो बन जाता है CaOCl2 और H2O बन जाता है। तो एक प्रैक्टिस चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए, और इसके बाद लिखना आना चाहिए आपको। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सॉल्वे प्रक्रिया के नाम से ये होता है। तो इसी तरीके से अध्याय 8 का हम समापन करते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे पता है कि मैंने बड़ी मेहनत से एक एक चीज़ को डील किया है। फिर भी अगर कोई एक आध चीज़ें छूट जाती है तो उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता, या आप मुझे ये नहीं कह सकते सर ये चीज़ें क्यों छूट गई है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगले राउंड में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे NCERT, जो आपके NCERT नहीं, जो आपका टेक्स्ट बुक है NIS का, तो उसमें जो चीज़ें अगर छूट गई होगी तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब हम मॉड्यूल 3 में जाने वाले हैं, और बहुत जल्द आपका जो फिजिक्स यानी भौतिकी है, गति है, बल है और गुरुत्वाकर्षण है, इन तीनों का कल रविवार है, कल बेहतरीन तरीके से तीनों एक दिन में ही निपटा दिया जाएगा इन तीनों में। और बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें मैंने आपके सिलेबस को चेक कर लिया है। नोट्स की व्यवस्था हो रही है, बहुत जल्द नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इवन अक्टूबर से पहले आपको 2021 अक्टूबर से पहले, एग्जाम से पहले नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आके हमें जिनको नोट्स चाहिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दिल से पढ़िएगा। दिल से इसलिए पढ़ना है क्योंकि कोई भी काम कीजिए समय तो लगना ही है, ऊर्जा भी लगना है, आपकी ताकत भी लगनी है। तो क्यों ना काम ऐसा किया जाए जिससे कि कुछ यूजफुल हो जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रिजल्ट आपके पास आएगा, जो डिग्री आपकी आएगी, वो ज़िंदगी भर आपके लिए गिफ्ट होगा। तो अगर वाकई में आपको लगता है कि ये जो मेरी मेहनत है वो कब रंग लाएगी, जब इस वीडियो से, इन लेक्चर से, मेरे पढ़ाए हुए क्लासेस से आप अच्छे नंबर लाएंगे और आपके लाइफ में वो आपके कैरियर को बनाने में काम आएगा। और आप नहीं, आप जैसे लाखों बच्चों के जीवन में जब ये चीज़ें बदलाव आएगी तो मैं समझूंगा कि मेरा ये मेहनत साकार हुआ है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कभी रात में, कभी सुबह में आपके लिए NIS का वीडियो बनाता हूं, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पिछले 2 सालों से आ रहे थे, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं मजबूर तब हो गया जब मेरे भाई ने खुद ओपन से 12th का एग्ज़ाम दिया और उसकी सच्चाई जब बताई। सच्चाई आप लोग सभी जानते हैं कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे इसमें और आपको नंबर लाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, काले बाजारी, इधर उधर ऐसे फ्रॉड आदमियों से मिलना, ये करना वो करना, फिर ये फालतू की चीज़ें हो जाती है। जबकि आपके अंदर भगवान ने दिमाग दिया है, आपको भगवान ने समय दिया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फ्री में क्लासेस हो रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगना इस चीज़ का, तो क्यों ना सीखते हुए बढ़े ना आगे। और कब तक आप पीछे भागेंगे? अगर आप NIS में किसी तरीके से पास भी कर गए तो आगे भी तो पढ़ाई करनी है आपको, और वहाँ भी कर गए तो जीवन में करेंगे क्या आप? फिर नौकरी की तैयारी करनी है या आगे और भी कुछ काम करना है, उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा, और उन सब में फिर तो यही सब आएगा। तो लाइफ में करना क्या है? ये कहीं ऐसा ना हो जाए जब आधा जीवन बीत गया बनवासी सा रोते गाते, तब इस दुनिया में पता चला सोने के हिरन नहीं होते। ऐसा ना हो जाए कि 12वीं भी कर लीजिए, ग्रेजुएशन भी पूरा कर लीजिए और आधा जीवन भी निकल जाए आपका। भाई 25-30 साल में आधा जीवन निकल जाता, 60 साल मनुष्यों का एवरेज आयु दिया गया है। तो आधा जीवन जब बीत गया बनवासी सा रोते गाते, तो हम ख्वाबो ख्याल में बैठे थे कि सोने का हिरन होता है, जैसे कि भगवान राम को चकमा दिया था और वो उसके पीछे भाग रहे थे, और यहाँ तो सीता का हरण करवाना था। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए वक्त है आपके पास, संभल जाइए और कोई भी चीज़ हो उसको पढ़िए, समझिए। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर में, मॉड्यूल 3 में, और दमदार चैप्टर्स होंगे, दमदार पढ़ाने का तरीका होगा, और मेरा वादा है
बहुत सारे एंटरटेनमेंट आपको मिलेंगे उस चैप्टर में भौतिकी में, और मैं खुद आपको एक एंटरटेन करके पढ़ाता जाऊंगा ताकि आपको बोरियत फील ना हो, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसके भौतिकी फिजिक्स से लोग डरते हैं आप उससे प्यार करना सीख जाएंगे। सो अगले पार्ट में मिलते हैं, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।